दोस्तों कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आप जान रहे हैं ये कंपटीशन अकेडमी का दूसरा यूट्यूब पोर्टल है जिस पर जीआईसी प्रवक्ता में जो 40 प्रश्न आने हैं जीएस के, उसके लिए ये कक्षा है और यूजीसी नेट की जो परीक्षा है जिसमें जो सामान्य पेपर होता है, जो कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, प्रथम प्रश्न पत्र, उसके लिए कक्षा है जिसमें आप लोग जानते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता की बात करें उसके सिलेबस में भी है और यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में भी आपको देखने को मिलेगा। और उसी पर ये आप लोगों का चौथा लेक्चर है। पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने बात किया था वो जीवमंडल पर हम लोगों ने बात किया था, बायोस्फीयर पर हम लोग बात किए थे। और उसके बाद आज जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में वो हम लोग बात करेंगे जियोम की, जिसे अंग्रेजी में बायोम्स भी कहते हैं। बायोम्स क्या है, पहले साधारण चीज समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समस्त वनस्पतियों और प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी को बायोम्स कहा जाता है। सामान्य रूप से अगर इसको समझा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि जो बायोम्स है एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त पौधों और प्राणियों का एक वृहद इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, पारिस्थितिक समुदाय है। एक बायोम के अंतर्गत सामान्य उन केंद्रों के समस्त पौधों और प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके जो लक्षण होते हैं संपूर्ण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लगभग समान होते हैं। यहां पर बायोम्स कितने प्रकार के होंगे इनकी बात हम लोग करेंगे। बायोम्स का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इनको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, कहीं पर भी चाहे पौधों की बात करें चाहे प्राणियों की बात करें, इनको जब भी प्रभावित किया है तो आप देखेंगे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके द्वारा ये प्रभावित होते हैं। जैसे प्राकृतिक घटनाओं में ज्वालामुखी है, भूकंप है, या सागर तल का उत्थान है, भूस्खलन है, पर्वत निर्माण है, ये सब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इनके कारण हमारे पृथ्वी पर मौजूद बायोम्स हमेशा प्रभावित होता रहा है। बायोम्स दो प्रकार के होंगे, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। स्थलीय बायोम यानी टेरेस्ट्रियल बायोम, जलीय बायोम मतलब एक्वाटिक बायोम। स्थलीय बायोम की अगर बात की जाए तो स्थलीय बायोम को पुनः हम लोग 4 भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन करते हैं। वनीय बायोम यानी फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, टुंड्रा बायोम और डेजर्ट बायोम। जबकि जलीय बायोम की अगर बात करें तो जलीय बायोम को ओशन बायोम और इसके अलावा ट्रांजिशनल बायोम, फ्रेश वाटर बायोम, 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर इनका अध्ययन किया जाता है। खैर आगे हम लोग और विस्तृत बात करेंगे कि जो हमारा सागरीय बायोम है इसमें 3 तरीके के बायोम होंगे, ओपन ओशियन, कोरल रीफ और शोर लाइन यानी तट रेखा, बैरियर आइसलैंड। तो ये आपके 4 होंगे। ऐसे संक्रमणकालीन में हम लोग अगर बात करेंगे तो इसमें वेटलैंड की बात करेंगे यानी आर्द्र भूमि की बात करेंगे, कच्छ मैंग्रोव की बात करेंगे, ज्वारनदमुख की बात करेंगे। ऐसे फ्रेश वाटर बायोम्स की अगर बात करें, स्वच्छ जल बायोम की बात करेंगे तो इसमें हम लोग तालाब है, झील है, नदियां हैं, झरने, इन सब की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वनीय बायोम से, फॉरेस्ट बायोम से यानी स्थलीय बायोम के तहत जो हमारे पास वनीय बायोम है वहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और हैं। कुछ चीजें ये हैं कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिक किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और
जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने हिंदी साहित्य में केवल एडमिशन लिया है, कुछ लोग बचे हुए हैं 10-12 लोग जिनका फर्स्ट पेपर में एडमिशन नहीं हुआ है, फीस सबमिट अभी नहीं हो पाई है, वो कोशिश करें कि वो भी फीस सबमिट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वन्य बायोम। देखिए, वन्य बायोम को विभिन्न क्षेत्रों के जलवायु और वहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पतिक समुदायों के समानता के आधार पर इसे 4 भागों में हम लोग विभाजित कर अध्ययन करते हैं। विषुवतीय बायोम, मानसूनी वन बायोम, रूम सागरीय वन बायोम, टैंगा या कोणधारी वन बायोम। विषुवतीय वन बायोम, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सीधा प्रश्न पूछा था। प्रश्न किस तरीके के बन सकते हैं? प्रश्न बनने की जो संभावना है वो किस प्रकार की है? तो कुछ ऐसा प्रश्न बन सकता है कि विषुवतीय वन बायोम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो विषुवत रेखा के 10 अंश ऊपर और 10 अंश नीचे, यानी 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित होता है विषुवतीय वन बायोम। प्रश्न रहेगा, विषुवतीय वन बायोम की स्थिति क्या है? बहुत साधारण सा प्रश्न बन सकता है। वर्ष यहाँ पर क्या होता है कि वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान के कारण सदाबहारी वन बायोम पाया जाता है। कहाँ पर? विषुवतीय वन बायोम में। प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवतीय वन बायोम में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदाबहारी, सदा हरे भरे वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विषुवतीय वन बायोम में। और यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा कितनी होती है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। औसतन 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। विषुवतीय वन बायोम जहाँ होते हैं वहाँ पर तापमान कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रश्न पूछा जाता है, आप लोगों को पता होगा कि इनसे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का सुंदरवन का उदाहरण कौन सा है, या कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम होता है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर हैं, प्राकृतिक वनस्पति का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। भारत में इसका विस्तार कहाँ पर है? विषुवतीय वन रेखाओं का विस्तार भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाया जाता है। देखिए, जो तथ्यात्मक चीज़ है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो आपको हम खुद बताते हुए चल रहे हैं कि विषुवतीय वन बायोम का विस्तार भारत में कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट और असम में है। इस बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है, यानी किन वन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है? तो आपका उत्तर होगा विषुवतीय वन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है। विषुवतीय वन बायोम का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 13% है। यह बायोम सबसे अधिक घना और सबसे अधिक जीवभार वाला बायोम है। अमेज़न नदी बेसिन में इस बायोम को सेलवास कहा जाता है। कहाँ पर सेलवास कहा जाता है? तो अमेज़न नदी बेसिन में। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पर किसको क्या कहा जाता है। अब इसके बाद मानसूनी वन बायोम की बात करें तो यहाँ की अधिकांश वनस्पतियाँ पर्णपाती होती हैं तथा शरद काल में के अंत में पत्तियाँ गिर जाती हैं। उत्तर पूर्वी भारत में मानसूनी वन बायोम पाए जाते हैं। ये बायोम इस समय विश्व का सबसे अधिक डिस्टर्ब पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व का सबसे अधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो होगा आपका उत्तर मानसूनी वन बायोम। यहाँ पर औसतन वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर और जो यहाँ पर वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर, यह लगभग गर्मी के ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ पर वर्षा ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में होती है।
अब रूम सागरीय वन बायोम की अगर बात करें तो ये रूम सागरीय वन बायोम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इनका जो विस्तार होता है रूम सागरीय वन बायोम का, उस विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो 30 से 45 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है उत्तर में, और 30 से 45 अक्षांश के मध्य दक्षिण में पाया जाता है। ये जो वन होते हैं इनमें जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियों की पत्तियां मोटी होती हैं, कठोर होती हैं, तनों की छाल मोटी होती है, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जैसे ओक है, वालनट है, चीड़ है, सीडर है, लॉरेल है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इसे यूरोप में मैक्यूस कहते हैं, कैलिफोर्निया में चैम्परेल कहते हैं रूम सागरीय वन बायोम को, दक्षिण अफ्रीका में फाइनबॉस कहते हैं, चिली में मैटोरेल कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैली नाम से भी जाना जाता है रूम सागरीय वन बायोम। तो ये बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न है आप लोगों के लिए। खैर अभी तक छोटी मोटी परीक्षाओं में तो खैर नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे पूछा जाए। यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा 35 से 70 सेंटीमीटर होती है। शरद तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म काल में तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद कोणधारी या टैंगा वन की बात करें तो इसका विस्तार 50 से 70 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य होता है। इस बायोम में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। इस बायोम के वृक्ष का सबसे अधिक आर्थिक महत्व होता है। यहाँ वार्षिक तापीय विषमता सबसे अधिक होती है। साइबेरिया का वर्खोयास्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वर्खोयास्क, साइबेरिया का वर्खोयास्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। इस बायोम में स्पोटोसॉल और पॉडजॉल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये एक बार प्रश्न पॉडजॉल पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि टैंगा वनों में स्पोटोसॉल और पॉडजॉल प्रकार की मिट्टी का विकास होता है। इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब इसके बाद घास प्रदेशीय बायोम की अगर हम लोग बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है। घास प्रदेशीय बायोम विश्व के लगभग 20% भाग पर फैले हैं। ये दो प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय घास के बायोम और शीतोष्ण घास प्रदेशीय बायोम। उष्णकटिबंधीय की अगर बात करें तो वर्षा की मात्रा कम होती है, जिससे वृक्ष अधिक विकसित नहीं हो पाते हैं। इन्हें समग्र रूप से सवाना कहा जाता है। वेनेजुएला और कोलंबिया में इसे लानोज के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसे कैंपोज कहा जाता है। अफ्रीका में इसे पार्कलैंड कहा जाता है। जबकि शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम की बात करें तो इस बायोम को दो भागों में बांटा गया है, स्टेपी और प्रेरी। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, यूरोप में स्टेपी कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। और आप अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपने हल किया होगा तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये सारे मिले होंगे। सवाना, स्टेपी, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन, लानोज, कैंपोज, पार्कलैंड, ये बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं। अब अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इन्हें कहीं पर लिख भी सकते हैं। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन तक तो ये पीडीएफ पहुंच जाएगा। स्टेपी बायोम का सबसे अधिक विकास रूस के चारनोजम मृदा में हुआ है। दक्षिण अमेरिकी पंपास घास का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में है। आर्कटिक टुंड्रा प्रदेशों की प्राथमिक उत्पादकता न्यूनतम है। मास लाइकेन, रेंडियर, एस्किमो मानो टुंड्रा बायोम की खाद्य श्रृंखला है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन
कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये सब ऐसे तथ्य हैं जहां हमेशा प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग टुंड्रा बायोम की। इसका विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, पोल की तरफ पाया जाता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इस वायोम में न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता होती है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर जाने वाले वायोम को अल्पाइन वायोम कहते हैं। यहाँ पर ये 3 तथ्य हैं, इन तीनों को ध्यान रखना है। अल्पाइन वायोम को, यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्रियोफाइट्स कहते हैं। कम से कम 2 वर्षों से हिमीकृत धरातल को फर्माक्राइट कहते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद मरुस्थलीय बायोम की अगर हम बात करते हैं तो दोनों गोलार्धों में पश्चिमी तट पर 15 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है मरुस्थलीय बायोम। विश्व में मरुस्थल पृथ्वी के लगभग 14% भाग पर फैला हुआ है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व में मरुस्थल का भाग कितने प्रतिशत है, या पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। आपका उत्तर होगा 14% भाग। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो कि अफ्रीका में है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। ऐसा जब प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे पहले विकल्प में सहारा लिखा होता है, उसके बाद थार लिखा होता है, फिर इस तरीके से आगे मरुस्थल के नाम लिखे होते हैं। और लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में सहारा लगाकर चले आते हैं। यहाँ विश्व का नहीं पूछा जाता है, पूछा था भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। ऐसे विश्व का जब पूछा जाता है तो वहां भी थार भी होता है, सहारा भी होता है। तो इससे यह होता है कि जल्दबाजी में जो प्रश्न गलत करने की प्रवृत्ति बनी होती है आप लोगों की, और वो करते हैं परीक्षा में, और इसीलिए जल्दबाजी करने वाले फिर सफल नहीं हो पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल होगा वो कौन सा होगा, तो आपका सहारा का होगा, उसके बाद भारत का थार होगा। हेलो, नमस्कार, अभी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पर ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह अपने कुबड़ में वसा संचित रखता है। यह भी तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए। अब इसके बाद सागरीय बायोम की हम बात करते हैं। सागरीय जल का तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सागर में 200 मीटर की गहराई पर जाने पर प्रकाश पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसके ऊपरी सतह पर प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन और प्राथमिक उपभोक्ता जूप्लैंक्टन होते हैं। यहाँ पर हम 3 चीजें हमको देखने को मिलता है: खुला समुद्र, प्रवाल भित्ति, तट रेखा और बैरियर द्वीप। सागरीय बायोम में खुला समुद्र की अगर बात करें तो इसमें जीवों को उनके आवास के आधार पर 3 कोटियों में विभक्त किया गया: प्लैंक्टन, नेक्टन और वेंथस। जो यहाँ पर ये 3 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है, इनसे प्रश्न जो साधारण परीक्षा है उनमें नहीं पूछा जाता है। वेंथस जीव की अगर बात करें, वेंथस से जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्टन से भी बड़ी परीक्षाओं में, प्लैंक्टन से भी बड़ी परीक्षाओं में। खैर, वैसे आपको बता दें, तीनों के बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बता देते हैं, प्लैंक्टन, नेक्टन और वेंथस के बारे में। प्लैंक्टन किसे कहते हैं? प्लैंक्टन सागरीय जो बायोम है उसमें जो प्रकाशित मंडल है, जैसे ये मान लेते हैं कि ये पूरा ऐसे आपका सी है, समुद्र है यहाँ पर, तो जहाँ तक लाइट जाती है, जहाँ तक प्रकाश जाती है, यानी 200 मीटर की गहराई तक, 200 मीटर तक ये जल में फ्री फ्लोटिंग, पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से फ्लोटिंग यानी तैरते हुए जो पादप होते हैं और प्राणी होते हैं,
यानी छोटे छोटे उसमें पादप भी हो सकते हैं, छोटे छोटे प्राणी भी हो सकते हैं, उन्हीं को सामूहिक रूप से प्लैंकटन कहा जाता है। यानी दो तरीके के प्लैंकटन होंगे, एक तो होंगे आपके फाइटोप्लैंकटन और दूसरे होंगे आपके जूप्लैंकटन। तो इन्हें सामूहिक रूप से प्लैंकटन कहा जाता है। जेलीफिश किसके तहत आएगी? प्लैंकटन के तहत आएंगे। जितने भी कॉपपॉड हैं, क्रिल्स हैं, वो सब किसके तहत आएंगे? तो प्लैंकटन के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं नेक्टॉन की। सागरीय जल में के विभिन्न गहराइयों में यानी 200 मीटर से भी नीचे तैरने वाले प्राणी जो होते हैं उन्हें कहा जाता है नेक्टॉन समूह, नेक्टॉन ग्रुप। जैसे आपने सुना होगा, व्हेल का नाम सुना, सील का नाम सुना, डॉल्फिन का नाम सुना, सीकाऊ का नाम सुना होगा, ये सब नेक्टॉन समूह में आएंगे। और उसके बाद सबसे नीचे यानी तलहटी में जो जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है बेंथस। तलहटी में पाए जाने वाले जीव बेंथस कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपने तीनों के बारे में देखा, प्लैंकटन, नेक्टॉन और बेंथस के बारे में। अब प्रवाल भित्ति बायोम की बात करें तो ये सागरों में पाया जाने वाला चूना प्रधान जीव होता है। एक प्रवाल के मरने पर दूसरा प्रवाल उसी के ऊपर विकसित होता है, जिससे दीवार की भांति संरचना का निर्माण होता है और उसी को कहा जाता है प्रवाल भित्ति। जो गांव के लोग होंगे आज भी जानते होंगे, भीत, भित्ति मतलब भीत, भित्त मतलब होता है भीत यानी दीवार। भाई लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, अकाल और दर्शन कविता आपने पढ़ा होगा। लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, तो भीत, भीत क्या होता है? दीवार होती है। तो यहाँ पर प्रवाल भित्ति, प्रवालों की दीवार, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रवाल मरा, फिर उसके ऊपर दूसरा प्रवाल विकसित हुआ, तो इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रही और एक दीवार की भांति एक संरचना बन जाती है और इसीलिए उसको कहा जाता है प्रवाल भित्ति। और पूरे समुदाय को कहा गया प्रवाल भित्ति बायोम। चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, कहाँ पर पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है, आप लोग जानते भी होंगे। ग्रेट बैरियर रीफ कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी पूछा गया ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। प्रवाल भित्तियाँ विश्व की सागरीय जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, उष्ण स्थल हैं। इसे समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। यह भी पूछा गया प्रश्न है, समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है? तो समुद्र का वर्षा वन प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है, या अगर प्रवाल भित्ति के तहत हॉट स्पॉट दिया गया तो उसे समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। अगर हॉट स्पॉट नहीं दिया गया तो सीधे प्रवाल भित्ति, अगर दिया गया है साधारण पूछा गया तो प्रवाल भित्ति है। प्रवाल के खोल के ऊपर जूजैथिली शैवाल भी पाया जाता है, जो सहोपकारिता के रूप में रहता है। खैर ये बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, इतने काम की चीज़ आप लोगों के नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। प्रवाल भित्तियाँ विश्व की सागरीय जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, इसी कारण इन्हें समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, इसका कारण क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उससे हमारा जो बायोम है वो विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है, विनाश हो रहा है उसका। तो प्रवाल भित्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, जिसका कारण एल नीनो, हरिकेन, सागरीय अम्लीकरण और मानवीय कारणों से भी तटीय विकास जो हो रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, समुद्री प्रदूषण हो रहा है, प्रवाल खनन हो रहा है, परमाणु परीक्षण हो रहा है, आभूषणों के लिए प्रवाल का संचय, मछली पकड़ने की गलत विधि, इन सब कारणों से आप देखेंगे तो प्रवाल भित्तियाँ समाप्त होती जा रही हैं। समुद्री परितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। भारत में 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। एक तो मन्नार की खाड़ी है, दूसरा कच्छ की खाड़ी है, तीसरा लक्षद्वीप है और चौथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खूब प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र
कहाँ पर है। और शायद ही बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी या अभ्यर्थी हैं जो नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप पढ़िए तो विस्तृत से पढ़िए। तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में है। अब उसके बाद तट रेखा बायोम की हम बात करें तो यह अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे अंतर ज्वारीय बायोम भी कहा जाता है। अब उसके बाद आर्द्रभूमि बायोम की बात करें तो इसके तहत ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां भिन्न ज्वार के समय गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि, मानव निर्मित आर्द्रभूमि। समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत अस्थायी रूप से उथले समुद्री जल क्षेत्र, जिसे आप खाड़ी कह सकते हैं, खाड़ी कहा भी जाता है, लिखित में आपको खाड़ी ही मिलेगा। जो समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि है वो कौन सी आर्द्रभूमि है, तो खाड़ी है, जल डमरू मध्य है। समुद्री उपज्वार, जलीय वेड़, कोरल रीफ, पथरीला समुद्री तट, बालू कंकड़ तट, ये सब जो होते हैं, मैंग्रोव, लैगून, ये समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद अंतःस्थलीय की बात करें तो इसके तहत झील है, तालाब है, डेल्टा है, तो ये सारी चीज़ आएंगी अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि के तहत। और मानव निर्मित की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे टैंक हैं, तालाब हैं, नहर है, सिंचित कृषि भूमि है, ये सब मानव निर्मित आर्द्रभूमि के तहत आएगी। और आप जानते हैं कि यहाँ जो हम लोग वेटलैंड की बात कर रहे हैं, जिस वेटलैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर समझौता जो हुआ था, इस पर जो संयुक्त बैठकें हुई थी, उस पर भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। आर्द्रभूमि के संरक्षण और उसके युक्त उपयोग हेतु की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जिसे रामसर संधि के नाम से आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रामसर संधि। इस रामसर संधि को आर्द्रभूमि संधि भी कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कहा जाता है, आर्द्रभूमि संधि कहा जाता है। यह संधि कब हुई, ध्यान रखना, कॉपी पर है तो लिख लीजिए। यह संधि 2 फरवरी 1971, रामसर संधि की बात कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। 2 फरवरी 1971 को रामसर में हस्ताक्षरित हुई और 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई। दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूं। रामसर संधि यानी आर्द्रभूमि संधि जो हुई, यह कब हस्ताक्षरित हुई, तो 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित हुई। लागू कब हुई, 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई। हमारे 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं, पढ़ते तो हैं रामसर संधि खूब जानते हैं, उनको रटा हुआ है कि रामसर संधि कब लागू हुई, तो कहेंगे 21 दिसंबर 1975। कब हस्तांतरित हुई, 2 फरवरी 1971। रामसर है कहाँ, विश्व में रामसर कहाँ है, किस देश में पड़ेगा, शायद ही पता हो किसी को, 50% लोग को। जिनको नहीं पता है वो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो के कि पता था या नहीं पता था। हम पूछते रहते हैं आप लोगों से, लेकिन आप लोगों का कमेंट में कोई जवाब नहीं मिलता है। जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, वो यहाँ जान लें। नई नई चीज़ें जानने के लिए ही तो आप जुड़ते हैं। रामसर ईरान में है, कहीं पर लिखना है तो लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि रामसर संधि जो 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित हुई, इसी कारण से आप जानते भी होंगे कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे
कब मनाया जाता है? तो हमेशा प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को? मैंने बताया कि इस 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संधि हुई। आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर हुए, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो प्रथम विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 ईस्वी में मनाया गया। कब से मनाया जाने लगा वो भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया, 2 फरवरी 1997। अब 3 डेट आपके पास हो गए, 3 डेट आपके पास हो गए हैं। कौन कौन से? हस्तांतरित कब हुई रामसर संधि? 2 फरवरी 1971। लागू कब हुई? 21 दिसंबर 1975। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। पहली बार कब विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? तो 2 फरवरी 1997 को। ये चीजें आर्द्रभूमि से मेरे ख्याल से अब आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपसे छूट रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये सारी चीजें मेंशन थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को सारी चीजें यहां पर समझाया है। अब बात करते हैं, रामसर संधि के पक्षकार प्रत्येक 3 वर्ष पर कोप का आयोजन करते हैं। पहला कोप सम्मेलन 1995 ईस्वी में बर्लिन में हुआ। 2020 में यूनाइटेड किंगडम में पहली बार ग्लासगो में कोप 26 की मेजबानी करेगा यह था, लेकिन 2020 में हुआ ही नहीं, क्योंकि कोरोना काल के चलते 2020 में नहीं हुआ। यह पहले प्रस्तावित था। कोप सम्मेलन की मेजबानी पोलैंड, कोप सम्मेलन की मेजबानी पोलैंड 4 बार अपने मोरक्को में 4 बार और मोरक्को 2 बार कर चुका है। कोप 24 सम्मेलन 2018 में पोलैंड के काटोविस में हुआ। कोप 25 का आयोजन 2019 में न्यूयॉर्क में हुआ। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में 1982 ईस्वी में रामसर संधि को स्वीकार किया था। सर्वप्रथम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, उड़ीसा को शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 37 स्थल इसमें शामिल हैं। भारत का आर्द्रभूमि क्षेत्रफल 4.63% है। सबसे अधिक आर्द्रभूमि गुजरात में है। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आर्द्रभूमि स्थल वेम्बनाड कोल है। वेम्बनाड कोल कहाँ पर है? केरल में। और सबसे कम रेणुका आर्द्रभूमि है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो जानते होंगे कि सबसे कम रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। अगर राज्य के हिसाब से पूछा जाए कि सबसे अधिक आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आर्द्रभूमि स्थल पाए जाते हैं, आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कितने हैं वो भी आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में 4 हैं। मणिपुर में जो लोकटक झील के नाम से आप जानते हैं, जिसे लोकटक झील, वो भी क्या है? तो वो भी आपका आर्द्रभूमि स्थल है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है, केवलादेव है, सांभर है, भितरकनिका है, चिल्का झील है। तो ये सब जितने झील हैं, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश की, केरल में अष्टमुडी है, वेम्बनाड है, ये सब आर्द्रभूमि स्थल हैं। तो यहाँ पर जो आर्द्रभूमि स्थल हैं उनकी बात हम लोगों ने की। अब बात करते हैं कच्छ की, मैंग्रोव की। तो ये वनस्पतियाँ भारत के 12 तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में पाई जाती हैं। विश्व की 3% मैंग्रोव वनस्पतियाँ भारत में हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पश्चिम बंगाल में हैं, जिन्हें आप सुंदर वन कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने वायोम की बात की। अब रात में इसी वायोम से संबंधित 25 प्रश्न आपको मिलेंगे।
और उन 25 प्रश्नों की बात करेंगे हम लोग रात में। और वो कक्षा लाइव नहीं होती है, लाइव का इंतज़ार मत करिएगा। प्रश्नों का आपको वीडियो मिलेगा 25 प्रश्नों का रात में 9 बजे तक, तो इसे आप लोग देखना ना भूलें, ताकि डिस्क्रिप्टिव आपने पढ़ा अब इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने बताया, लेकिन प्रश्नों का रूप भी देखें कि किस तरीके के प्रश्न हैं। उसके बाद रात में 9 बजे हम लोग करेंगे, 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा। बाकी इसके बाद अल्टरनेट जो क्लास होती है, अल्टरनेट क्लास में अब कल आपकी हिंदी की कक्षा होगी और उसके बाद परसों हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसके संरक्षण की बात अगली कक्षा में करेंगे। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हम लोगों की लगातार चल रही हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और साथ में हिंदी साहित्य। तो हम लोग रात में 9 बजे मिलेंगे। आप यदि हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, पेड बैच हमारा चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग मेहनत करें, अपने पथ पर हमेशा अग्रसर रहें और अपने लक्ष्य के ओर आप आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य आपको जरूर मिलेगी, मेहनत कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। अगर मेहनत ईमानदारी के साथ करेंगे तो जरूर सफल होंगे।